साउथ कश्मीर के कुलगाम, पामपुर और साथ ही साथ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 4 एक्टिव मिलिटेंट्स के नाम सामने आए हैं, जिसको हिट लिस्ट में रखा गया है। एसआईयू टीम द्वारा ये हिट लिस्ट में रखे गए हैं। वो चारों कौन हैं, कहां से ताल्लुक रखते हैं और क्या ऑर्डर जारी हुआ है, जानेंगे। हमारे सहयोगी सनम एजाज वादी कश्मीर से ज्वाइन कर चुके हैं। जी सनम, बताइएगा, 4 एक्टिव मिलिटेंट्स के नाम सामने आए हैं जो मोस्ट वांटेड है और हिट लिस्ट में है। क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये जो एसआईयू की जो डायरेक्शन आई है, ये 2 दिन पहले भी आई थी और 2 दिन पहले के बाद आज लगातार तीसरे दिन भी आई है। और इसमें जो है, चूंकि लगातार है, इसके लिए पोस्टर्स वगैरह भी छापेंगे। 4 मिलिटेंट्स, उनमें से एक का नाम जो है उमैस अहमद है, ये कुलगाम चौलगाम का रहने वाला है। दूसरे का नाम बशीर अहमद है, ये भी रडवनी कुलगाम का यानी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। उसके बाद फेरोज उवैस फेरोज का नाम है, ये श्रीनगर के नजदीक इलाका पापोर का रहने वाला है। और ये चौथे का नाम जो है वो मोमिन गुलजार है, ये श्रीनगर की ईदगाह का रहने वाला है। इन चारों के बारे में एसआईयू कोर्ट ने है डायरेक्शन पास की कि चारों के चार जो है वो लश्कर तैयबा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है। तो एक तरह से एक हिट लिस्ट हम इसको कहेंगे, प्रोक्लेमेशन इसे कहा जाता है, जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, लेकिन हम इसको हिट लिस्ट की आम भाषा में कहेंगे। और इसमें एक तरह से उन अफेंडर्स को जिनको ये कोर्ट मानती है कि इन्होंने कौम मुल्क को नुकसान वगैरह पहुंचाने की कोशिश करी, तो उसके लिए वो प्रोक्लेमेशन होती है कि इनको टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आप आइए और इस दौरान आप या तो सरेंडर कीजिएगा। और इस दौरान ये होता है कि जब कोर्ट ये डायरेक्शन देती है तो उसके बाद जो पुलिस है वो लोकल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या बाकी जो माध्यम होते हैं इश्तिहार देने के, एडवर्टाइज के, उसके जरिए इनके जो है पोस्टर्स वगैरह लगाती है। या उसके साथ साथ जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, मोहल्ले गांव में इलाके में जाके लाउड स्पीकर पे बोला जाता है कि ये आदमी है, तो उसको बताया जाता है कि आप आइए, 30 दिन आपके पास टाइम है, आप सरेंडर कीजिए। और उसके अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो फिर जो कुछ भी आपका नुकसान होगा उसकी आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी, सरकार की उस पर कोई कानून की जिम्मेदारी। तो एक प्रोक्लेमेशन जिसे हम आम लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसको हिट लिस्ट कह सकते हैं। आम भाषा जो है उसमें, एक आम नागरिक की भाषा, उसको हिट लिस्ट कहते हैं। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर एसआईयू ने नोटिस जारी किया है। इंटरनेशनल लेवल पर इसको रेड कॉर्नर नोटिस कहा जाता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई मामला ऐसा है एक देश से दूसरे देश तक, तो उस पर रेड कॉर्नर नोटिस उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे लोकल पे हम इसको हिट लिस्ट कह सकते हैं। तो ये पुलिस ये जो है कोर्ट ने जारी किया है, तो इसमें उन लोगों को के घरों पे जो ये 4 हैं उनके मोहल्ले में पोस्टर वगैरह छपाए जाएंगे, साथ साथ अखबारों में भी इश्तिहार दिए जाएंगे। और उनके पेरेंट्स वगैरह जो दूसरे लोग हैं उनको भी बताया जाएगा कि उनको समझाइए वो आपके सरेंडर करें, 30 दिन का टाइम है। और उसके बाद अगर उनकी कोई नुकसान होता है तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये यूजुअली प्रोसेस रहती है इस तरह के मामला में। इसमें कोई नया कुछ चीज नहीं होता है, क्योंकि पहले भी होता था, लेकिन पहले इसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती थी। लेकिन आज की डेट में जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही है उसमें उसको बड़ा बड़ा कुछ किया जा भी जाता है। तो एक तरह से लोगों में ये बात पहुंचाई जाती है। तो इस वजह से ये जो है ये एसआईयू का ये जो ऑर्डर जो है ये मार्केट में इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से सर हम बता रहे हैं, उमैस अहमद वानी है जो चौलगाम कुलगाम से ताल्लुक रखता है, बासित अहमद डार है जो रिडवानी कुलगाम से ताल्लुक रखता है, ओवैस फिरोज है जो पामपुर से ताल्लुक रखता है और मोमिन गुजार है जो ईदगाह श्रीनगर से ताल्लुक रखता है। तो चलिए अब इस खबर के बाद बात कर लेते हैं जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से खबर सामने आ रही है। आज तक ऐसी खबर सामने नहीं आई जो कि अब आ रही है। तो बताइएगा सनम, क्या है वो खबर? 2 खबरें मैं आपको बताऊंगा, ये यूनिवर्सिटी के साथ तो है, एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। एक एजुकेशन के साथ रिलेटेड, आपको याद होगा हमने परसों खबर की थी कि 78% जो आपके आंकड़े थे, 78% जो हमारा टीचिंग स्टाफ है इस टाइम जम्मू कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं है। और बच्चे जो स्कूल जाते हैं वहां पे जुगाड़ी सिस्टम लगाया गया है। यानी अगर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला है, उसने खुद केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन उसको जूलॉजी पढ़ाने के लिए दी जाती है। जब वहां जूलॉजी टीचर नहीं है तो केमिस्ट्री वाले से जुगाड़। इसी तरह बॉटनी वाले को मैथमेटिक्स पढ़ाने का कहा जाता है, आर्ट्स वाले को साइंस पढ़ाने का कहा जाता है। और ये हमने जब परसों खबर की तो सरकार ने, जो आपने इस पे बड़ा विस्तार से इस पे अपना रिएक्शन दिया था, उसको सरकार ने बड़ा सीरियसली लिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा सीरियसली लिया है। और आज आफ्टरनून में आलोक कुमार जो एजुकेशन कमिश्नर सेक्रेटरी, उनके अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई है। और उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि बाकायदा तौर पे जो हायर क्लासेज है, कॉलेज हैं और उसके साथ हायर सेकेंडरीज है, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ भी
तो एक तरह से अब सरकार दोबारा वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट का सोच रही है और मंडे से बाकायदा तौर पे खबरें जो है, अभी तक हम इस खबर ही कहेंगे, अभी तक इसको ऑर्डर नहीं निकला है, मंडे को शाम तक ऑर्डर निकल जाएगा। उसमें स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स की बात सरकार कर रही है और यानी जहां शॉर्टेज है वहां की लोकलिटी से अगर पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है, तो अगर वो उस पैरामीटर पे उतर रहा है, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, एमफिल करके है और उसको उस लोकलिटी में अपॉइंट किया जाएगा, तो वो भी होगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्पररी बेसिस होगा। तो ये अरेंजमेंट है और इसके लिए क्रेडिट गोज टू प्रियंका को। प्रियंका, यू डिड वेल, वंडरफुल, और थैंक यू आपका। और सरकार ने भी उस पर जो आपकी खबर का सीरियस नोट किया, उसके लिए सरकार का भी शुक्रिया। यानी बिल्कुल, हमारे ये यहाँ बच्चों पे देखिए, बिल्कुल आपने हाईलाइट की, आपको भी क्रेडिट उतना ही जाता है सनम। थैंक यू आपका भी। लेकिन एक चीज है, हम बाकी मामलात में चुप कर सकते हैं, लेकिन इस मामले पे हमें एजुकेशन पे बिल्कुल, चुप नहीं करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे पे भी चुप नहीं सरकार करना चाहिए। जहां पे भी सरकार के एजुकेशन में कोई कमी हो, कोताही हो, हम उसको हाईलाइट करें ताकि सरकार उस कमी को दूर कर सके। बाकी मामलात में अगर ट्रक पे सड़क खराब है, 10 दिन ट्रैफिक नहीं चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, पैदल भी आदमी चल के पहुंच सकता है। और पानी अगर नल में नहीं आ रहा है तो पड़ोस के कुएं से ला सकता है। बिजली अगर नहीं आती है तो 5 दिन आप कैंडल वगैरह जला के जुगाड़। ये मामला है, बड़ा संगीन मामला है और इस संगीन मामले में हमें जी और हम अगर यूनिवर्सिटी की बात की तो बड़ा आरोप आज लगा है। अगर प्रिया आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताइएगा सनम। हाँ, तो ये बड़ा आरोप लगा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी आज 10 तारीख है, G2 की मीटिंग हो रही है, G20 की मीटिंग हो रही है और इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया आए हुए हैं। दिल्ली में बड़ा हंगामा है, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के अंदर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स के अंदर है, उसमें 10 तारीख तक भी स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। उस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जिसमें 28 तारीख को उनके अकाउंट्स में सैलरी हो जाती थी। तो ये पहली बार हुआ है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। और जब इसका देखिए, कश्मीर में अगर कोई बात हो जाती है तो इसको कई एंगल्स क्वार्टर से लिया जाता है, हर कोई अपने अपने तरीके से। आज इसको कुछ लोग ये भी जोड़ के देख रहे हैं कि दफा 370 खत्म हो गया तो अब ये चीज हो रहा है। एक्चुअली ऐसा यूजीसी के साथ कोई मामला नहीं है। यूनिवर्सिटी पहले भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर हुआ करती थी, आज भी उसमें कुछ बदला नहीं है, लेकिन लोग इसको किसी और तरह से देख रहे हैं। और जब हमने अब ये है कि आजकल प्रोफेसर नीलोफर खान कश्मीर यूनिवर्सिटी की वीसी हैं, इससे पहले वो होम साइंस को हेड करी थी, तो तब लगातार मीडिया के फोन उठाती थी, हमारी एक कॉल पे फोन उठता था और तब वो वहां से भी रिएक्ट करती थी, कभी कुछ होता। लेकिन आजकल क्योंकि जितने ज्यादा आदमी की जो है हो जाती है, ऑक्यूपेशन हो जाती है, तो उतने ज्यादा वो बिजी हो जाता है, तो फोन तो बड़ी हमने कोशिश की थी, हमने प्रोफेसर नीलोफर खान से जानी कि आखिर क्या वजह है 10 तारीख तक सैलरी क्यों नहीं हुई है। क्योंकि सैलरी ना मिलना ये भी आजकल बहुत बड़ा, इस पे बड़ा इशू उठा है। यहाँ पे बड़ा देखिए, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक पे इशू प्लेटफॉर्म पे बात इस पे नहीं की जाती है, लेकिन बिहाइंड द सीन इस पे बहुत बातें की जाती हैं। कुछ लोग इसको दिल्ली की सियासत से आरोप लगा के जोड़ते हुए बता रहे कि दिल्ली डिलिब्रेट कर रही है यहाँ पे कश्मीरी को तंग करने के लिए। तो वो देश के हित में वो अच्छी मैसेज, क्योंकि कश्मीरी को जोड़ना है देश के साथ, तो देश के साथ जोड़ते हुए जब उसके दिमाग में ये बातें भरी जाती हैं तो उससे कहीं ना कहीं उसके दिमाग में फतूर दिया जाता है। तो इस तरह की छोटी बातें जो ये अच्छी नहीं जाती है, मैसेज इसका अच्छा ग्राउंड पर नहीं जाता है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहली बार वो कश्मीर यूनिवर्सिटी जिसके पास फंड्स की कमी नहीं है, जिसके पास सब कुछ है, वहां का डायरेक्टर अलग से डायरेक्टर फाइनेंस है, लेकिन वहां पे भी अगर 10 तारीख तक सैलरी नहीं जाती है अगस्त के महीने की, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्या फंड्स की कमी है। और जो बजटेड फंड्स होते हैं, क्योंकि सैलरी बजटेड अमाउंट होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये इधर उधर का, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा है इस वक्त। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुकाम को झूठना, और खुद एलजी साहब चूंकि चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, उन्हें सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कुछ एलिमेंट ऐसे तो नहीं है जो डिलिबरेट इस तरह की कोशिश करके देश की सरकार को, देश को बदनाम करने की कोशिश नहीं करिए। देश विरोधी ताकतें इस तरह का कर सकती हैं। इस तरह से मुझे, क्योंकि मैं बहुत कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन को जानता हूं, तो ऊपर ऊपर से जो लोग जानते हैं उनको शायद पूरा मालूम नहीं हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो जमीन पे बहुत पड़ता है। छोटी सी बात का इम्पैक्ट है और इस पर डिस्कस जब शाम को होता है तो बड़ा उसके मामले होते हैं। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के आज 10 तारीख का स्टाफ को सैलरी ना मिलना, सवाल यह है कि ये जेएनके गवर्नमेंट के अगर स्टेट के अंदर होती तो फिर सवाल एक और था कि ठीक है यार, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के मामला जो है बड़े है तो हो जाता है, लेकिन ये यूजीसी का है और इसके लिए फंड्स वगैरह सब कुछ एलोकेटेड होते हैं। तो ये सवाल जो है ये हमारी जो अथॉरिटीज है उनको सोचना पड़ेगा।
बिल्कुल, अर्शद वानी है हमारे साथ, थोड़ा-सा G20 को लेकर पूछ रहे हैं कि जो G20 है उसमें कितने मेंबर्स शामिल थे, कौन-कौन सी कंट्री से शामिल थे, किस तरह का आज सिनेरियो रहा, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। बिल्कुल अर्शद को ये जानकारी बताते चले कि G20 जो है ये टॉप, इसको हम कहेंगे बिगर, जी ग्रेट होता है, ग्रेट कंट्रीज होते हैं G20, टॉप बड़ी जो देश हैं वो है, लेकिन अब इसको G21 कहेंगे क्योंकि एक और इसमें आ गई है 21 कंट्री का, अफ्रीका की एक और कंट्री को इसमें इंक्लूड अब की बार किया गया है। तो G20 के बजाय अब अगला नाम इसका G21 होगा, यानी देश की जो बड़ी दुनिया की जो 21 बड़ी कंट्रीज है, ये सब बड़ी, अब उसमें नहीं है, एक छोटी कंट्री भी है, यानी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन इसमें बड़ी कंट्रीज में अमेरिका है, अमेरिका के जो बाइडेन भी हिंदुस्तान आ रहे हैं, आ चुके हैं। उसके साथ साथ जो फ्रांस है, यूके है, फिर रशिया एंड चाइना, दो बड़े बिग गैदर्स हैं। तो 5 सुपर पावर से दुनिया के वो है इसमें, और चूंकि इंडिया जो है, लेकिन इस G20 इजलास के दौरान हमने एक अच्छी चीज भी देखी। पास में, मैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता, पास में अमेरिका का सदर यहाँ आ जाता था तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वो प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे जितने सारे उनके जी हजूरी के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते थे। लेकिन आज पहली बार अमेरिका को भी औकात दिखाई कि नहीं, जो बाइडेन आया ठीक है, उसको हमारे एक एमओएस यहाँ एक मिनिस्टर रूटीन के गए, एक पुलिस का एक अधिकारी जो था उन्हें उनका वेलकम करने के लिए, तो वो जो हाई फाई होता था, आज देश में ये भी बताया कि नहीं हम पावर बराबर के। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बात है, बहुत कुछ बातें अच्छी लगती है, कुछ जो है सरकार का कुछ विरोध बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं, लेकिन कुछ भी बातें अच्छी लगती हैं। जिस तरह आज अमेरिका को बता दिया, उनका जो स्वागत करने के लिए जो टीम गई थी, तो हम यहाँ प्रोटोकॉल बताया गया कि आप इस प्रोटोकॉल के लायक हैं, हम आपसे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे एज पर स्टैट्स, हम वहां पे एयरपोर्ट आपको क्यों है। तो ये बड़ी बात जो है G20 इजलास के दौरान देखने को मिली। लेकिन इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शी जिनपिंग जो चाइना के हैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो लोग क्या करते हैं। वो आते हैं, अभी तक वो नहीं आए हैं, और उनकी तरफ से अगर दूसरे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, लेकिन वो बड़े जो हैं डेंट्स हैं वो नहीं आए हुए। तो ये हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम एक साइड से इसको देखें तो ये बड़ी पावरफुल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड जो इकोनॉमी है उसको डिस्कस किया जा रहा है। साथ साथ में G20 के इजलास के दौरान जो है पाकिस्तान जरूर आज डिस्कस किया जाएगा। एक चीज हमें ये भी माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस है, और पाकिस्तान को इग्नोर किया नहीं जा सकता, बिकॉज पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर, तो न्यूक्लियर पावर को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर तो इसमें इन्वाइटेड नहीं है, G20 में वो नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि पाकिस्तान को आज इसमें जरूर डिस्कस किया जाएगा। और शायद यहाँ का डिस्कशन जो है इंटरनेशनल फोरम जो आज का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे डिस्कशन हो के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लीज आउट ना करने की कोई प्लान यहाँ से भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर पावर है। और अगर पाकिस्तान के पास भुखमरी जो कंडीशन वहां की है वो आ जाती है, वहां पे क्राइसिस आ जाती है, तो पाकिस्तान में जो इस टाइम वो आमतौर पर बेईमान जनरल कहा जाता है, वो बेईमान जनरल पाकिस्तान का एटॉमिक पावर किसी को भी बेच सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए, आइटम बम को बचाने के लिए जो है दिल्ली में आज G20 इजलास के दौरान डिस्कस किया जाएगा। जी प्रियंका। बिल्कुल प्रियंका, ये हम जो है G20 की बात करें तो हमारे एक दर्शक ने ये सवाल पूछा था, उसी के जवाब में उसी सवाल के जवाब में हम उनसे ये बात करे थे। बिल्कुल, आखिर में बात कर लेते हैं आर्टिकल 370 को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का जो टेक है वो ये है कि देश में हर आवाज सुनी जानी चाहिए। तो आर्टिकल 370 को लेकर क्या कांग्रेस सपोर्ट कर रही है इसके रिस्टोरेशन को लेकर? देखिए, आज बेल्जियम में राहुल गांधी की कल रात देर गई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चूंकि वहां रात का वक्त था, हमारे वो दिन का वक्त होता है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो अगले पिछले 12 घंटों में ही ये हुआ है। जहां इंडिया में G20 इजलास की सरबराही होने जा रही थी, तो राहुल गांधी बेल्जियम में यूरोपीय दौरे पे थे। तो बेल्जियम में उनकी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, और मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया वेस्ट ईस्ट की बात तो हुई, लेकिन हम अगर 370 की बात करें तो 370 पे भी सवाल उठाया उनसे गया, और उनसे पूछा गया कि 370 का फैसला 5 अगस्त को जो हुआ उसको आप किस नजर से देखते हैं। तो राहुल गांधी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर कोई बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं बताया कि फैसला सही है या गलत हुआ, लेकिन उसने बताया कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है उनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ा, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी है। और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की जनता की बात करते हुए बताया कि दूर हो चुके हैं, उसके शब्दों को अगर मैं कोट अनकोट करूं तो उसने कहा कि दूर होते जा रहे हैं, और उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। साथ साथ में उसने कहा कि आउटरीच प्रोग्राम है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ बात करिए, और कांग्रेस और
आज 5 अगस्त के फैसले की वजह से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये राहुल ने बताया। और उन्होंने बताया कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे। तो उन्होंने बताया कि 5 अगस्त के फैसले वाले दिन जम्मू कश्मीर की जनता को सीज रखा गया था, बंद रखा गया था। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। इससे उन्होंने ना तो डायरेक्टली उस सवाल का जवाब दिया कि फैसला सही था गलत था, लेकिन एक इंटरनेशनल फोरम पे उसने ये बात जरूर पहुंचा दी कि 5 अगस्त के फैसले को जम्मू कश्मीर की जनता से नहीं पूछा गया, उन पे फोर्स किया गया, उन्हें बंद रखा गया था। तो ये जो है, अब इसको हम किस नजर से देखें, ये हमारी बात है, या जो वहां पे जो लेने वाले हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो उसको किस टेक से लेते हैं वो उनकी बात है। लेकिन ओवरऑल डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। लेकिन क्योंकि समझा यही जा रहा है कि देश में 370 को लेके बहुत तरह से बयानात बनाए गए हैं कुछ लोगों के, जिस तरह जम्मू कश्मीर में 370 के साथ जज्बात हैं, देश में भी कुछ लोगों ने के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इसके साथ जोड़े गए, तो उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता था अगर वो कांग्रेस चुनावों से पहले 370 के हित में कोई बात करती। तो इसलिए बताया जाता है कि राहुल गांधी ने हित में बात तो नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हम ज्वाइन करने के लिए और आज की तमाम बड़ी अपडेट से रूबरू करवाने के लिए। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि एक खबर सामने आ रही है कि एसआईयू टीम ने 4 एक्टिव मिलिटेंट्स का नाम सामने लाया है जो हिट लिस्ट पे हैं और उनको सरेंडर करने के लिए कहा है, वरना कहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, 30 दिन के अंदर अंदर वो सरेंडर करें। और दूसरा, कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टाफ को शायद पहली बार या रेयर ऐसा कभी हुआ है कि उनको सैलरी नहीं मिली है। और तीसरा, जहां हम बता रहे थे कि 78% स्टाफ 78% ऐसे स्कूल हैं जहां पर स्टाफ की कमी है, जोलॉजी वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है या मैथ्स वाला जो है बायोलॉजी पढ़ा रहा है। तो इस तरह की जो इशू था उस पर जल्द ऑर्डर सामने आ सकता है। वहीं पर और हमने बात की कि कांग्रेस का टेक है आर्टिकल 370 को लेके कि हर कोई आवाज सुनी जानी चाहिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए।